नमस्कार दोस्तों इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कि उन्होंने दावा किया है कि साल 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज हो जाएगी। आपको बता दें कि 2022 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है, लगभग 10% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो ओल्ड एज है। और इसको कहा है कि आने वाले समय में 2050 तक ये जो रेट है ये डबल हो जाएगा, यानी कि 20% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो ओवर एज हो जाएगी। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये रिपोर्ट है वो इंडिया के लिए आने वाले समय में किस तरीके से इकोनॉमिकली सोशली इम्पैक्ट करेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो इस रिपोर्ट में बात कह रखी है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो कि 60 ईयर से लेकर के ऊपर की है, अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें 2022 में तो इनकी पॉपुलेशन लगभग 10.5% है जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी। लेकिन यही जो शेयर है ये 2050 तक 20.8% हो जाएगा। अब 20.8% होने का मतलब है लगभग डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2050 तक काफ़ी बड़ी जो संख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, वो ओल्ड एज हो जाएगी। तो एक बहुत बड़े लेवल पे डेमोग्राफिक चेंज हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है बहुत ही यंगेस्ट कंट्री है। लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो अभी यंग है, जिनकी एज लगभग 20 से 40 साल के बीच में है, 40 से 45 साल। तो ये जो आप देखें अभी इंडिया जो जिस दौर से गुजर रहा है, आप इसको कह सकते हैं ये गोल्डन पीरियड है। और आने वाले लगभग 100 सालों तक इंडिया जो है वो इसी स्टेज में रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है इसमें एक हमें डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2050 तक ही जो अभी प्रेजेंट रेट है ओल्ड एज पॉपुलेशन का वो डबल हो जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि 36% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है ना, इस सेंचुरी के लास्ट तक लगभग वो ओल्ड एज हो जाएगी। तो एक बहुत ही कंसर्न इशू है। इसमें ये भी बता रखा है साथ के साथ कि हम जो है 2010 के बाद से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है, जिन 15 साल से कम एज की जो पॉपुलेशन है, उनमें भी हमें क्या है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको जो ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो आप इस ग्राफ में पाएंगे कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन है 15 से 59 साल के एज पॉपुलेशन की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो ये जो लाइन है ये 0 से 14 साल की जो एज है उनकी है। और जो ये वाली सबसे नीचे वाली लाइन है जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ये है 60 प्लस वालों की, यानी कि जो ओल्ड एज है। इस ग्राफ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉरी, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो 0 से 14 साल की जो पॉपुलेशन है, इनका जो शेयर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, 60 प्लस वाले हैं, इनका जो शेयर है पॉपुलेशन में ये बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे लगभग 2050 के आसपास इनकी जो ये ओल्ड एज पॉपुलेशन है, ये 0 से 14 साल की जो पॉपुलेशन होगी उसको भी क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या मायने हैं। अगर आप बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में जैसा कि मैंने कहा, लगभग आज के समय में इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो यंग है। यंग होने का मतलब ये है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और जिसका अगर हम ऑप्टिमल यूज़ करते हैं ना, तो आने वाले समय पे हम इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बाकी पूरी दुनिया के मुकाबले। ठीक है। और अगर हम बात करें आने वाले 100 सालों में, तो आने वाले 100 सालों में आप देखेंगे कि जो ये यंग पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे एजड होती जाएगी। ठीक है, एजड होती जाएगी यानी कि ओल्ड होती जाएगी। तो यानी कि लगभग 100 सवा 100 साल बाद क्या है कि हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड होती जा रही है। यानी कि आज के समय में जो जापान जैसी कंट्रीज़ की सिचुएशन है, वो सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इस पीरियड को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, इस जो हमें डेमोग्राफिक बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, अगर हम इसको अच्छे से बेटर तरीके से यूज़ कर पाएँ, तो हम फ्यूचर में जो इंडिया की जो जनरेशन होगी उसको हम एक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि लगभग 125 साल बाद आप देखेंगे
तो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी, यंग पॉपुलेशन, वो बहुत ही कम होगी और उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी 2/3 पॉपुलेशन की। ठीक है, तो अगर ये 2/3 पॉपुलेशन जो आने वाले समय में एज्ड हो जाएगी, अगर वो अब प्रेजेंट में इस अपने आप को अच्छे बेस्ट तरीके से एज अ रिसोर्स यूज़ करती है, तो आने वाली जो जनरेशन होगी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं हम बात करें 0 से 14 साल की जो एज पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एजुकेशन, लिटरेसी। एजुकेशन और लिटरेसी आने से क्या होता है कि लोग समझ जाते हैं कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग, हेल्थ इश्यूज़, इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। आम आदमी को इस चीज़ को लेकर अवेयर किया जाता है। तो जो फैमिली होती है वो सोचती है एक बार कि हमें किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करनी है। और अक्सर लोग जो सिंगल चाइल्ड या मैक्सिमम 2 चाइल्ड जो पॉलिसीज़ होती है उसको अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है कि यंगर जनरेशन जो होती है ना, वो हमें एक तरीके से डिक्लाइन स्टेज में देखने को मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो एज है 0 से 15 साल की, ये कम होती जा रही है और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए इसमें क्या रखा है, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, जिसको कि अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या है। इसने अपनी जो एक रिपोर्ट है वो जारी की है, इसका नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बाय 2046 एल्डरली पॉपुलेशन विल हैव सरपास द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री। यानी कि 15 साल की जो एज होगी, एज ग्रुप की जो जो भी पॉपुलेशन होगी उसको सरपास कर जाएगी जो ये ओल्डर पॉपुलेशन होगी। ठीक है, इसके साथ इसमें क्या रखा है कि मोर देन 40% ऑफ एल्डरली इन इंडिया आर इन पुअरेस्ट वेल्थ क्वांटाइल विद अबाउट 18.7 ऑफ देम लिविंग विदाउट इनकम। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर हम आज के समय में जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम इसका बेस्ट ऑप्टिमल यूज़ करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम मतलब एक फ्यूचर जो है हम अपना सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको अच्छे से हम यूज़ नहीं करते हैं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हमें मेजर चैलेंज देखने को मिलेगा। वो यही होगा कि जो ओल्डर जो पॉपुलेशन होगी उनके सामने क्राइसिस होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसा कि इसमें रिपोर्ट में खुद कह रखा है कि 40% ऑफ द एल्डरली इन इंडिया आर इन पुअरेस्ट वेल्थ क्वांटाइल। लगभग 40% जो एल्डरली पीपल्स हैं दे आर इन पुअरेस्ट वेल्थ सिचुएशन, और उसमें से 18.7 तो ऐसे हैं जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है, परिवार के ऊपर जिम्मेदारी आती है, और पॉवर्टी जो होता है, इस वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। वहीं हम बात करें द पॉपुलेशन ऑफ एज 80 एंड अबोव विल ग्रो एट अ रेट ऑफ अराउंड 279% बिटवीन 2022 टू 2050 with a predominance of widowed and highly dependent very old women। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें ये कह रखा है कि 80 साल से ऊपर के जो लोग होंगे उनकी जो पॉपुलेशन होगी, इसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। लगभग 2.5 गुना तेज़ी से 279% इंक्रीज़ हो जाएगी इनकी पॉपुलेशन 2022 से लेकर 2050 के बीच में। और उसमें भी आप देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि उसमें जो विडोड वुमेन होंगी या हाईली डिपेंडेंट वुमेन्स होंगी उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बात और कह रखी है, द डाटा शोड दैट वुमेन on an average had a higher life expectancy at the age of 60 and 80 when compared with men। इसमें क्या रखा है कि वुमेन्स की अगर हम देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो वुमेन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, खासकर जो उनकी 80 या 60 होती है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। वो ये होगा कि आप देखेंगे जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो कौन सा, ओल्ड एज पॉपुलेशन जो होगी उसमें अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो वहाँ पे जो मैन है दे आर लेसर इन कंपैरिजन टू वुमेन। ठीक है, द एल्डरली हैज़ बिन क्लाइंबिंग स्टीडली सिंस 1991। तो नंबर ऑफ फीमेल्स जो पर 1000 मेल्स हैं इनकी जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जो सेक्स रेशियो है वो ऑलमोस्ट क्या है, स्टेगनेंट है, यानी कि एज इट इज़ है, जैसे थी वैसी चली आ रही है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ देखें तो पॉवर्टी इज़ इनहेरिटेड जेंडर्ड इन ओल्ड एज।
when older women are more likely to be widowed, living alone with no income and with lesser asset of their own and fully dependent on family for support। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी वो हमें पॉवर्टी देखने को मिलेगी। पॉवर्टी भी जेंडर्ड होगी। जेंडर्ड मतलब वुमेन्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी उसमें वुमेन्स जो होंगी वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। एक तो हमने ये देखा, दूसरा उनमें विडोज़ ज़्यादा होंगी, तीसरा हमने देखा कि जो विडोज़ होंगी वो अकेली रहेंगी, उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा। जनरली आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है। उनके पास बहुत ही कम एसेट्स होंगे जो उनके खुद के होंगे। जैसे कि हम जानते हैं आज के समय में भी जो हम कहते हैं ना पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें जनरली मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर वुमेन्स जो होती है जनरली वो डिपेंडेंट होती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक बात और की गई है, इसमें पॉइंट किया गया है कि आने वाले समय में इंडिया किन चैलेंजेस को फेस करने वाला है। इसमें इन्होंने साफ साफ क्या रखा है कि आने वाले समय में जो एजिंग पॉपुलेशन होगी उसके सामने फेमिनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन, ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। फेमिनाइजेशन मतलब ये है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी उसमें फीमेल्स ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा क्या कि एक तो विडोज़ ज़्यादा होंगी, पॉवर्टी लेवल उनमें ज़्यादा होगी, उन पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, ये चैलेंज होगा। दूसरा रूरलाइजेशन होगा। रूरलाइजेशन मतलब हमें ये जो हमने बात की अभी तक, ये हमें रूरल एरियाज़ में देखने को ज़्यादा मिलेगा बजाय कि अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी है ना इसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड। अभी तक आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका शॉर्ट नेम तो UNFP है लेकिन इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड है। ऐसा क्यों? देखिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड, इसका पहले जो नाम था वो था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, और एक UN एजेंसी है। तो इसका पुराना नाम ये था, 1959 में बनी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका नाम एज इट इज़ रखा गया। लेकिन मतलब इसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन इसका जो शॉर्ट नेम था ना UNFPA, ये एज इट इज़ रखा गया। अब ये मेनली किस लिए बनाई थी कि रिप्रोडक्टिव एंड जो मैटरनल हेल्थ होती है पूरे वर्ल्ड वाइड उसको देखना। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे अदर वर्क्स भी इंक्लूड किए अपने में, जैसे कि इन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप करना, जो बर्थ कंट्रोल है उसको लोगों तक एक्सेस कराना। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिजेज़ होती हैं उसके अगेंस्ट कैंपेन इन्होंने चलाया। जेंडर बेस्ड जो वायलेशन होता है उसके अगेंस्ट लोगों को अवेयर करना, उसके अगेंस्ट प्रोग्राम चलाना, रिहैबिलिटेशन जो कैंप्स होते हैं वो चलाना। तो मेनली इनका जो है यही काम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड का, और ये समय समय पर जो रिपोर्ट्स हैं वो जारी करती रहती है। जैसा कि हमने देखा इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जारी की इंडिया को लेकर, इंडिया एजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़े लेवल पर डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल सकता है, और इंडिया के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही है कि वो अभी प्रेजेंट में जो उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट और ऑप्टिमल यूज़ किया जाए। इसको लेकर ऑलरेडी सरकार जो है बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रही है, और आने वाले समय में भी इस तरीके के इनिशिएटिव सरकार को लेने पड़ेंगे। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आंसर राइटिंग में आप जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि किस तरीके से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आप इससे रिलेटेड चीज़ें कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोस्तों इतना ही रखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।